हेलो बच्चों, सिंप्लीफाइंग मैथ्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड से। मैट्रिक्स मेथड को मार्टिन्स रूल भी बोलते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सपोज ये लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। फिर है a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ओके, ये तीन वेरिएबल के तीन, जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने ही इक्वेशंस भी होने चाहिए, तभी वो सॉल्व होगा। ओके, तो ये तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन है। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या निकालना होता है? इसमें हमें निकालना होता है सबसे पहले एक्स वाई जेड, यानी कि जो हमें सॉल्व करके निकालना है वो एक्स वाई जेड है। तो जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है पहले उसका मैट्रिक्स लिखता है, दैट इज ए। तो ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में देखो कोफिशिएंट्स जो है बस उनको लिखना है। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये हो गया हमारा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ओके, एक इक्वेशन है। देखो इसमें क्या क्या किन किन चीज़ों की हमें जरूरत पड़ती है। ए हो गया। अब x इज इक्वल टू, x मतलब कि जो हमें सॉल्व करके निकालना है, क्या निकालना है? एक्स वाई जेड निकालना है। तो एक्स वाई जेड ये हमेशा एक कॉलम के फॉर्म में होता है, और ये हमेशा जितने ऑर्डर का इक्वेशन है, थ्री अगर वेरिएबल तीन इक्वेशन है तो 3 इंटू 3 आएगा। अगर दो वेरिएबल दो इक्वेशन है तो वो 2 इंटू 2 ऑर्डर में आएगा। तो x इक्वल टू दिस, एंड एक टर्म होता है b, हम इसे बोलते हैं, इसको भी कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। और जो b होता है वो ये d1 d2 d3, यानी कि जो इस तरफ नंबर्स होते हैं ये उसकी वैल्यू होती है d1 d2 और d3। तो ये तो जो लीनियर इक्वेशंस में दिए होंगे वहाँ से ये तीन चीज़ें हम निकाल लेंगे। अब इसके बाद क्या होगा? देखो तुम्हें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिसेस। उसमें तुमने सीखा हुआ है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका फिगर मैंने फिगर से बताया था, ऐसे और ऐसे। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट है तो यहाँ पे वो फर्स्ट से मल्टीप्लाई होता है, फिर बीच में प्लस का साइन होता है। यहाँ पे ये सेकंड एलिमेंट है तो यहाँ पे भी ये सेकंड एलिमेंट है, फिर ये थर्ड एलिमेंट है, यहाँ पे भी थर्ड एलिमेंट है। तो फर्स्ट विथ फर्स्ट, फिर बीच में प्लस, सेकंड विथ सेकंड, फिर बीच में प्लस, फिर थर्ड विथ थर्ड। ये मल्टीप्लाई करने का रूल है। अब जरा चेक करो, उस मैट्रिक्स को अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई करें, सो a इंटू एक्स, देखो ध्यान से, अगर इसको हम इस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या रूल बताया था? नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। इसमें देखो कितने रोज हैं? 3। और कितने कॉलम हैं? 3। ओके, तो इसका ऑर्डर क्या है? 3 इंटू 3। ये देखो इसका ऑर्डर क्या है? इसमें 1 2 3 3 रो हैं और एक ही कॉलम है, तो 3 इंटू 1। ओके, अब ये देखो कि जितने इसमें कॉलम है उतने ही इसमें रो हैं। दैट मीन्स कि a और x का जो प्रोडक्ट है वो वैलिड है। a और x का प्रोडक्ट वैलिड है। सो ax को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? a1x, सेकेंड एलिमेंट b1y प्लस c1z, यहाँ पे वो d1 के इक्वल हो जाएगा। फिर सेकंड इससे करोगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2z, यानी कि जब हम a और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी चीज़ आ जाएगी। इसका मतलब कि मैट्रिक्स इक्वल टू मैट्रिक्स। सो a इंटू एक्स को जब करोगे तो ये पूरी चीज़ आ जाएगी, विच इज इक्वल टू d1 d2 d3, क्योंकि इसका जो आंसर है वो भी मैट्रिक्स के ही फॉर्म में आएगा। तो ax इक्वल टू b। हमें क्या निकालना है? हमें x निकालना है। तो उसका मेथड अब क्या होगा? अब यहाँ से जब तुम x निकालोगे तो देखो ये सब ट्रिकी चीज़ें हैं, इनको याद रखना। हम जब इस a को यहाँ से शिफ्ट करेंगे तो a x के पहले है, लेफ्ट साइड में है, तो जब वो इधर आएगा तो x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। ये भी a इनवर्स लेफ्ट में ही होगा, बाद में नहीं होगा, बाद में होगा। तो जो कंडीशन है दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड, वो वैलिड, वो यहाँ पे फुलफिल नहीं होता, तो वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सो x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। अब तुम्हें पता है पहले से कि x इज इक्वल टू, जो a इनवर्स होता है वो होता है एडजॉइंट a बाई डिटर्मिनेंट a। तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ a बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू ये b को बस कॉपी कर दो।
सो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। ये सारा चीज़ फॉलो करके तुम्हारा जो लीनियर इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाएगा। एक चीज़ और, अगर ये लीनियर इक्वेशन सॉल्वेबल होगा तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आएगी। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे कंडीशन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू जीरो आ जाती है तो वहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस लग जाते हैं, हम उस कंडीशन को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये नोट कर लो, फिर मैं लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। तो अब हम एक 2 इंटू 2 ऑर्डर का, यानी कि 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल के करते हैं और एक 3 इंटू 3 का करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड इक्वेशन है माइनस 3x प्लस 5y इक्वल टू माइनस 7। चलो इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, ओके। तो अभी जो मैंने तुम्हें बताया था उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए, सबसे पहले हमें a लिखना चाहिए। सो a इज इक्वल टू एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -2, फिर इधर -3 और यहाँ पे 5, ये हो गया हमारा a। फिर हमें क्या लिखना है, x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें सॉल्व करके x और y निकालना है, और फिर जो कॉलम मैट्रिक्स है b वो क्या है 4 एंड -7, 4 एंड -7। अब मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, यानी कि एडजॉइंट a बाई डिटर्मिनेंट a इंटू b, वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब हमें क्या क्या निकालना है, एडजॉइंट a निकालना है, फिर हमें उसको b से मल्टीप्लाई करना है, आंसर एक मैट्रिक्स आएगा, डिटर्मिनेंट a एक सिंपल नंबर होगा उससे डिवाइड करना है, और फिर x y से उसको कंपेयर करना है, ओके। चलो तो सबसे पहले एडजॉइंट है। अब ये देखो, ये जो a है इसका हमें एडजॉइंट निकालना है, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, तो 2 इंटू 2 ऑर्डर के लिए प्रॉपर को फैक्टर की तुम्हें जरूरत नहीं निकालने के लिए। एक मैं ट्रिक बता देता हूँ, ये एक वर्ड याद रखना, MDI स्टैंड फॉर मेन डायगोनल इंटरचेंज, ऐसे याद रखना। और जो सेकेंड डायगोनल है उसको हम चेंज कर देंगे। सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये देखो ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट यानी कि 5 इंटू 1 इज 5, बीच में माइनस होता है, और फिर -2 इंटू -3 दैट इज 6, तो 5 - 6 इज इक्वल टू -1। अब जब ये -1 आ गया तो ये तो 0 नहीं है ना, सो यहाँ पे लिखो नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर a इनवर्स एग्जिस्ट, यानी कि a इनवर्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि x का आंसर क्या होता है, a इनवर्स इंटू बी, विच इज एडजॉइंट a बाई डिटर्मिनेंट a इंटू बी, ठीक है। चलो अब क्या निकालना है हमें, डिटर्मिनेंट a तो निकाल गया, अब एडजॉइंट a निकालना है। अभी मैंने क्या बताया था कि ये एक वर्ड याद रखना, मेन डायगोनल इंटरचेंज। सो एडजॉइंट a, यहाँ पे तुम 2 इंटू 2 ऑर्डर वाले के लिए ये ट्रिक है, 3 इंटू 3 ऑर्डर वाले के लिए नहीं है, उसमें हमें प्रॉपर कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो एडजॉइंट a इज इक्वल टू, ये देखो 1 5 को इंटरचेंज कर दो, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, और जो सेकेंड डायगोनल है उसका साइन चेंज कर दो, तो ये दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। सो 2 और 3, ये हो गया हमारा एडजॉइंट a। सो देयरफॉर a इनवर्स कितना होगा, a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये देखो डिटर्मिनेंट ऑफ a -1 है, तो जब तुम -1 से डिवाइड करो या -1 से मल्टीप्लाई करो, ये सारा टर्म नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको या तो बाहर माइनस करके दिखा दो, और नहीं तो पूरा साइन चेंज कर दो। तो साइन अगर चेंज करोगे तो ये सारा नेगेटिव हो जाएगा, -5, -2, -3 और -1, ये हो गया हमारा a इनवर्स। देयरफॉर अब हमें क्या चाहिए, हमें x निकालना है ना। सो x इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, a इनवर्स इंटू b, यानी कि ये रहा a इनवर्स -5, -2, -3 और -1, और इंटू b, b मतलब ये जो कॉलम है 4 एंड -7, 4 -7। चलो इसको यहीं पे मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या बताया था अभी, ये देखो ऐसे और ऐसे, फर्स्ट विथ फर्स्ट, फिर बीच में प्लस का साइन, सेकंड विथ सेकंड, ठीक है।
तो ये जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -5 इंटू 4 -20, जब इधर मूव करोगे तो इधर भी मूव करोगे तो -2 और -7 इज +14, तो +14 ये हो गया ये इसके साथ। अब आगे अगर कोई और कॉलम होता तो हम उसको यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन अब तो है ही नहीं, तो ये इसके साथ। अब सिमिलरली ये वाला इसके साथ, तो -3 इंटू 4 इज -12 और -1 बीच में प्लस का साइन, -1 इंटू -7 इज +7। ओके, तो ये आंसर हो गया -20 + 14 इज -6 और -12 + 7 इज -5। ओके, तो ये जो वैल्यूज है वो किसका है, x का, और एक्स वाई क्या है, तो एक्स वाई मैट्रिक्स इज इक्वल टू -6 एंड -5। सो दिस इम्प्लाइज, अब ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया, तो x इक्वल टू -6 हो गया और y इक्वल टू -5 हो गया। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। चलो, तो अभी हमने 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन हमने किया। अब ये 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशंस हैं, जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने ही इक्वेशंस होना जरूरी है। ओके, तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये 3 लीनियर इक्वेशन हमें दिए हुए हैं। अब इसमें क्या करना है, सबसे अभी मैंने क्या बताया था कि पहले a लिखना होता है, फिर x लिखना होता है, फिर b लिखना होता है। सो हियर a इज इक्वल टू, चलो ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का, यानी कि एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है वो लिख लो पहले, 3 1 1। ओके, फिर ये हो गया 2 -4 एंड 3 और 4 1 -3। ये मैंने लिखा है a की वैल्यू, a मतलब कि जो हमें सॉल्व करके निकालना है एक्स वाई जेड उनके कोफिशिएंट का मैट्रिक्स। ओके, फिर x इज इक्वल टू, x मतलब जो हमें सॉल्व करके निकालना होता है, दैट इज द वेरिएबल एक्स वाई जेड। तो ये हो गया एक्स वाई जेड। ओके, अब यहाँ पे लिख दो b इक्वल टू, तो b क्या होता है, b होता है ये जो लास्ट में नंबर होता है, b इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ओके, तो ये हो गया हमारा 2 -1 एंड -11। चलो ये हो गया। अब देखो, अब क्या करना होता है, मैं यहाँ पे x का फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ। x इक्वल टू होता है a इनवर्स इंटू b, यही होता है ना, और a इनवर्स होता है एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें a इनवर्स निकालने के लिए पहले एडजॉइंट ऑफ a निकालना है। एडजॉइंट a क्या होता है, को फैक्टर का ट्रांसपोज। ठीक है, तो जब हम, जो नॉर्मल ऑर्डर होता है वो 1 1 1 2 1 3 ऐसे होता है, जब हम ट्रांसपोज कर देंगे तो वो 1 1 1 2 1 3 ऐसे आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसको जो ट्रांसपोज करने के बाद आता है मैं वो लिखता हूँ। तुम लोग को अगर वो लिखोगे तो तुम्हारा टाइम कम लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे को फैक्टर का सारा चीज़ जो वैल्यूज है वो हम इससे निकाल लेते हैं। को फैक्टर का सिंबल क्या होता है, कैपिटल A। तो A11 A12 A13 ये क्यों आया, क्योंकि हमने इसको ट्रांसपोज कर दिया है। इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखो A21 A22 और A23। ओके, फिर यहाँ पे लिखो A31 A32 और A33। ओके, ये जो आंसर है, ये देखो, ये ए को फैक्टर है, ये को फैक्टर का सिंबल है, ये जितना भी लिखा हुआ है ये पूरा एडजॉइंट ए का आंसर है। ठीक है, ये लिखने के बाद तुम बस उसको फ्रेश एक लाइन में लिख देना, एडजॉइंट ए इक्वल टू। ठीक है, सो इसको चलो निकालते हैं। A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का को फैक्टर। को फैक्टर निकालने से पहले ना, पहले हम माइनर निकालते हैं। तो माइनर का मतलब होता है कि इसको और इसको, ये 1 1 है मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसको कवर कर दो। कवर करने पे हमारे पास ये बचेगा -4 इंटू -3 दैट इज 12। 12 - 3 इज 9, तो ये हो गया 9। A12 मतलब फर्स्ट रो, ये छुपा दो और सेकेंड कॉलम ये छुपा दो, तो हमारे पास बचा 2 इंटू -3 -6 -12 दैट इज -18। ओके, इसको बीच में ऐसे कर दो अगर तुम्हें परेशानी हो रही है देखने में। तो A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो चला गया, ये थर्ड कॉलम चला गया, तो 2 और प्लस 16 दैट इज 18, तो ये हो गया 18। अब चलो, अब A21 मतलब कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो मतलब ये फर्स्ट कॉलम जो सबसे साइड में हो उसको ऐसे कवर कर लो, सेकेंड
कॉलम, ये देखो सेकेंड कॉलम चला गया तो 1 इंटू -3, ये हो गया -3 और -1, दैट इज -4। A22 मतलब कि सिर्फ कॉर्नर यूज करो। 3 इंटू -3 -9 और -4, तो ये हो गया -13। ठीक है, यहाँ पे लाइन खींच दो इसको। और A23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम ये है और सेकेंड रो बीच वाला चला गया तो बचा 3 -4 दैट इज -1, तो ये हो गया -1। ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम सेकेंड रो। अब ये 3-1, A31 का मतलब थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम चला गया, ये थर्ड रो चला गया तो 3 माइनस ऑफ -4 तो +4, तो ये हो गया हमारा 7। 3-2 यानी कि थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो चला गया और ये सेकेंड कॉलम चला गया तो क्या बचा 9 - 2 इज 7। फिर 3-3 है थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, ओके, तो -12 और -2 इज -14। ये जो आंसर है लिखा है हमने कैपिटल है मतलब को फैक्टर, लेकिन अभी जो आंसर तुम्हारे सामने है वो को फैक्टर का नहीं है, वो माइनर का है। को फैक्टर कब बनेगा? को फैक्टर के लिए अब देखो नीचे 1 + 1 2 इवन है तो इवन वाला तो ऐसे ही रहेगा, और जो जिनका सम ऑड होता है ना उसका साइन चेंज कर दो। जैसे 1 2 1 + 2 3 ऑड है, इसका साइन चेंज कर दो, हो गया। A13 1 + 3 4 ऐसे ही रहेगा। A21 2 + 1 3, इसका फिर से साइन चेंज कर दो। इसको ऐसे करके मत काटना, नहीं तो फिर तुम्हें कन्फ्यूजन हो जाएगी। ओके, कट मारो प्लस हो जाएगा। ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि इवन सम है। 2 3 ये फिर से ऑड हो गया 2 + 3, इसका फिर से ऐसे कट मार के उसको प्लस कर दो। अब A3 + 1 हो गया, वो ठीक है। 3 2 इसमें माइनस आएगा, इसमें पहले से प्लस है माइनस नहीं है तो एक माइनस यहाँ पे लगा दो। 3 3 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब ये जो आंसर है ना यही एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर है। सो implies एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब इसे ही ढंग से एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दो। क्या है ये? 9 4 7, फिर क्या है 18 - 13 एंड -7। ओके, अब उसके बाद है 18 1 एंड -14, ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अभी हमें क्या निकालना चाहिए? अब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। चलो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तुम इसको भी यूज कर सकते हो, यूज करके भी निकाल सकते हो, नहीं तो क्रॉस चेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मत यूज करना। अगर इसमें कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक है तो जब तुम यहाँ से डिटर्मिनेंट निकालोगे ना तो वो पकड़ में आ जाएगा, इसलिए यहाँ से मत लेना, भले 1 मिनट ज़्यादा लगे, यहाँ से डायरेक्ट करना। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो 3 इंटू, ये देखो ये गया, ये चला गया और ये चला गया, 12 -3 9, ये देखो ये सही है। फिर बीच में माइनस होता है तो -1 इंटू ब्रैकेट के अंदर फिर से क्या आएगा? देखो ये चला गया और ये चला गया, क्योंकि ये वाला टर्म है, हम इधर से खोल रहे हैं तो ये चला गया और ये चला गया। -6 - 12 इज -18, ठीक है। फिर प्लस, लास्ट में प्लस, अल्टरनेटली प्लस माइनस चेंज होता है ना, वो अल्टरनेटली प्लस माइनस करने का यही रीजन है। जो हम को फैक्टर में जब ये सम ऑड होता है और हम उसके बदले में माइनस लगाते हैं ना, ये सेम रीजन है। तो +1 इंटू, इधर देखो ये गया और ये गया, 2 और +16 18 हो गया ये, ठीक है। अब इसका आंसर निकालो। सो इसका आंसर हो गया 9 3 जा 27, माइनस माइनस प्लस हो गया ये 18, और फिर ये वाला भी हो गया 18। ओके, 18 18 36 36 56 63, तो ये हो गया 63 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, क्योंकि वो 0 नहीं है। तो अब हम लिखते हैं इसका आंसर, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि आंसर में हमें ए इनवर्स का आंसर चाहिए, तो ये ऊपर वाला पोर्शन में मिटा रहा हूँ, ठीक है। इससे तुम स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, तो ये एडजॉइंट ए है, ये है तुम्हारा डिटर्मिनेंट ए, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो ए इनवर्स, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू adjoint of A by determinant of A, which is 1/63 into, ये कॉपी कर दो, 9 4 7, फिर 18 -13 -7, फिर 18
1 एंड -14। ओके, चलो इतना हो गया। ओके, सो अब जब A इनवर्स निकल गया तो तुम्हें क्या बताया था, देयरफॉर x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B, यानी कि दिस इंटू B। ओके, तो 1/63 इंटू, ये कॉपी करो, 9 4 7 18 -13 -7, थोड़ा दूर लिखते हैं इसको, 7 -7 फिर 18 1 एंड -14। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से हटा दो। ठीक है, चलो, तो x इक्वल टू A इनवर्स इंटू बी, तो ये रहा पूरा A इनवर्स, और इंटू B, तो B क्या है, क्या बताया था, कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि 2 -1 एंड -11। ओके, अब इसे मल्टीप्लाई करना है। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये 1/63 तो ऐसे ही रहेगा 1/63, और अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये और ये 3 इंटू 3 ऑर्डर है, यानी कि इसमें 3 कॉलम है और इसमें 3 रो हैं, सो इसका जो प्रोडक्ट है वो वैलिड है। ठीक है, तो 9 × 18, ये ठीक से लिखना है, इसमें गलती होती है, डायरेक्ट मत लिखने की कोशिश करना, गलत हो जाएगा। 9 × 2 18 प्लस 4 इंटू -1, तो ये हो जाएगा -4, और फिर ये हो जाएगा -77। ओके, 77। अब ये इसके साथ हो गया। अब ये वाला करो, 18 × 2 = 36, और -13 इंटू -1 इज +13, और -7 इंटू दिस इज +77। ओके, अब ये थर्ड वाला इसके साथ, 18 × 2 = 36, 1 इंटू -1 इज -1, एंड -4 इंटू माइनस, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 14 इंटू 11 इज 154। ओके, चलो अब ये हो गया हमारा 1/63, और इसको करो, 18 - 4 14, 14 - 77 इज -63। ये वाला करो, 77 और 3 90, 90 + 36 इज 126, 126। अब इसे करो, 36 - 1 35, 35, और ये कितना हो जाएगा, 189, सो 189। ओके, ये कितना आंसर आया, दिस इम्प्लाइज, ये जो x है ये क्या है, x है, और x की वैल्यू क्या होती है, XYZ होती है, तो ये रहा XYZ। दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू, अब ये देखो ध्यान से, ये सारे नंबर ना 63 से डिविजिबल हैं। 63/63 1, तो ये हो गया -1, 126/63 तो ये हो गया 2, 189/63 तो ये हो गया 3। सो आवर सॉल्यूशन इज x इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 2, एंड z इज इक्वल टू 3। ये हुआ इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप कि ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके जो बचे हुए पार्ट्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। ठीक है, चलो, थैंक यू।